हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट आता है। इसमें एक सिविक्स पोर्शन जो है नागरिक शास्त्र, इसमें चैप्टर सेकंड आता है फेडरलिज्म, संघवाद। इसके सॉल्यूशन को समझेंगे और सॉल्यूशन में इसके जो डिटेल्ड आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 150 वर्ड्स में राइट करने होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में, इसके जो पिछले वीडियो में इसी चैप्टर के शॉर्ट और उससे पहले वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किए गए थे और इस वीडियो में हम लोग जो है लॉन्ग आंसर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। कि भारत में जो संघवाद है, इस संघवाद के मेन फीचर्स क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आंसर क्या है? फेडरलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है, विशेषता है, वो तो यही है, फेडरलिज्म। ठीक है। और इट डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फेडरलिज्म है, ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड करती है। ठीक है। यानी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उसके बीच में जो शासन सत्ता होती है, जो पावर होती है, उसको ये क्या करती है? डिवाइड कर देती है, बांट देती है। कौन? फेडरलिज्म। ठीक है, संघवाद। और क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड द बोथ गवर्नमेंट्स डेराइव दियर अथॉरिटी फ्रॉम इट। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये पूरे देश का सबसे बड़ा कानून होता है और दोनों सरकारें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं? डेराइव दियर अथॉरिटी, इनको यहीं से अपना पद, अपना ओहदा, अपने अधिकार मिलते हैं। कहाँ से? फ्रॉम इट, यानी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से। द सेवेंथ शेड्यूल डिवाइड्स पावर्स इनटू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेवेंथ शेड्यूल आई थी यानी सातवीं अनुसूची, इस सातवीं अनुसूची ने क्या किया? डिवाइड पावर्स इनटू यूनियन लिस्ट। इसने क्या किया? पावर को डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी चीज़ में? तो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या किया? डिवाइड कर दिया। किसने? सेवेंथ शेड्यूल ने, सातवीं अनुसूची ने। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान का जो गार्जियन होता है, यानी संरक्षक होता है या इस संरक्षक का कार्य करता है, वो कौन होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के संरक्षक का कार्य करता है। एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसको भी सेटल करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली बिकॉज इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली, संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता। क्योंकि बिकॉज इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, क्योंकि इसके लिए क्या होते हैं? जो महत्वपूर्ण इसके जो संशोधन होते हैं, है ना, इसके जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं, इसमें क्या होता है? रिक्वायर यानी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अप्रूवल। अप्रूवल मतलब सहमति होना। किसकी? बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट्स, यानी पार्लियामेंट की यानी संसद की, और जो स्टेट्स होते हैं यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, राज्य की जो स्टेट्स स्टेट्स की जो विधायिका होती है ना, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, उसकी और पार्लियामेंट की जो है सहमति, दोनों की सहमति होना आवश्यक होता है। द 73rd and 74th constitutional amendments strengthened local self-government by giving constitutional status to panchayats and municipalities। कि देखिए, जो 73वां और 74वां संविधान का संशोधन हुआ, 73rd और 74th, इसमें क्या हुआ? इसने स्ट्रेंथ किया यानी मजबूती दी। किसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, यानी जो लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट को कैसे मजबूती दी? तो बाय गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत्स। इसने जो पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत, है ना, पंचायत समिति, जिला परिषद,
इनको सभी को क्या किया, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, संवैधानिक ओहदा दे दिया, यानी संवैधानिक इनको जो है पद दे दिया। एंड म्यूनसिपैलिटीज़, और म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं नगर पालिकाएँ, ठीक है, उनको भी इसने जो है 74वें संशोधन ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ठीक है, यानी 73वें संशोधन ने क्या किया, इसने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और जो 74वां संशोधन था इसने क्या किया है, म्यूनसिपैलिटीज़ को, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती थी, नगर पालिकाएँ जो होती थी, है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फेडरलिज्म इंश्योर्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो फेडरलिज्म है ये क्या सुनिश्चित करता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कुशल प्रशासन को, और प्रोटेक्ट्स रीजनल इंटरेस्ट, यानी जो क्षेत्रीय रुचियां होती हैं उनकी ये प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है, और इनकरेज कोऑपरेशन एमॉन्ग गवर्नमेंट्स, और सरकारों के बीच में जो कोऑपरेशन की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, उसको ये इनकरेज करता है। कौन, फेडरलिज्म। ठीक है, एंड प्रोमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और अनेकता में जो एकता है उसको बढ़ावा देती है। कौन, फेडरलिज्म। इट हेल्प्स मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन वाइल रिस्पेक्टिंग द कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड नेशनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्या देखिए, इट हेल्प्स मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन, एक तो ये हेल्प करता है किस चीज़ को, तो मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने में मदद करता है, और वाइल रेस्पेक्टिंग द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है, जो लिंग्विस्टिक यानी भाषाई विभिन्नता है, और जो कल्चरल यानी सांस्कृतिक विभिन्नता है, इन सभी की रेस्पेक्ट भी करता है। कौन, फेडरलिज्म। ठीक है, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए, डिस्क्राइब द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भारत में जो सरकार के 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स हैं, 3 स्तर हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करना, वर्णन करना है। तो इंडिया हैज़ अ 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, भारत में 3 स्तर की सरकार पाई जाती है। द फर्स्ट लेवल इज़ द यूनियन गवर्नमेंट, पहले स्तर में जो केंद्र सरकार आती है, यूनियन गवर्नमेंट आती है, विच डील्स द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों को जो है हैंडल करती है, जैसे कि सच एज डिफेंस हो गया, और फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, करेंसी हो गया। ठीक है, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ये हैंडल करती है। ठीक है, और जो सेकंड लेवल की गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, द सेकंड लेवल इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा स्तर की सरकार जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट होती है, विच मैनेज सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरे स्तर की सरकार में कौन कौन से विषय आ जाते हैं, तो इसमें पुलिस आ जाती है, एग्रीकल्चर यानी कृषि आ जाती है, पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो क्षेत्रीय प्रशासन होता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो आते हैं ये किस में आ जाते हैं, सेकंड लेवल की गवर्नमेंट में, जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो थर्ड लेवल होता है, द थर्ड लेवल इज़ द लोकल गवर्नमेंट, तीसरे स्तर की सरकार जो होती है ये क्षेत्रीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। और विच इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें ग्राम पंचायत आ जाती है जो विलेज में होती है, एंड म्यूनसिपैलिटीज़ और जो नगर पालिकाएँ होती हैं, या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं, यानी महापालिका कह लीजिए, या नगर पालिका निकाय जो होते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो कस्बों में और शहरों में होती हैं, क्या होती हैं, नगर पालिका निकाय। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स की, तो लोकल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज सच एज सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट्स। देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं ये कौन कौन सी चीज़ों को प्रोवाइड कराती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं, तो इसमें जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो मूलभूत कह लीजिए या मौलिक कह लीजिए, मौलिक जो सर्विसेज सेवाएं होती हैं उनको प्रोवाइड कराती हैं। अब मौलिक सेवाएं कौन सी हैं लोकल स्तर पर, तो जैसे स्वच्छता हो गया, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी हो गया, रोड है, स्ट्रीट लाइटिंग है, सड़कों पे जो लाइट लगाना, एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो अवशेष चीज़ें होती हैं, है ना, बेकार की चीज़ें, उनको क्या करना, व्यवस्थित करना, उनका मैनेजमेंट करना। तो दे आल्सो इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये क्या होते हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम यानी विकास के जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं।
कौन? यही लोकल गवर्नमेंट। एंड इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, और सरकार की प्रणाली में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, यानी जनता का सहभागिता कह लीजिए, या जनता का जो पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, हिस्सा लेना, ठीक है, उसको भी इनकरेज करती हैं, यानी बढ़ावा देते हैं। टुगेदर दीज थ्री लेवल्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या होता है, ये तीनों स्तर के जो वर्क्स हैं, है ना, तीनों स्तर की सरकारें जो होती हैं, ये वर्क करती हैं टुगेदर, यानी एक साथ। इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मतलब समान रूप से, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, किस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ समान रूप से कार्य करते हैं, तो इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कुशल प्रशासन के लिए, बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी संतुलित विकास के लिए, एंड बेटर पब्लिक सर्विसेज, और बेहतर जो जनता के लिए सेवाएं आती हैं उनके लिए, जनता के लिए बेहतर सेवाएं जो हों, सर्विसेज हों, एंड स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, और मजबूत लोकतंत्र के लिए थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में मजबूत जो है लोकतंत्र होना चाहिए, या लोकतंत्र पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पावर्स हैं, इनका जो डिवीज़न होता है, बंटवारा होता है पावर का, उसको समझाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू द सेवेंथ शेड्यूल। कि जो सातवीं अनुसूची आई थी, उसी सातवीं अनुसूची के माध्यम से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो है, ये क्या करता है, स्पष्ट रूप से डिवाइड पावर्स, यानी पावर को बांट देता है, किसके किसके बीच? यूनियन गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। कौन सी अनुसूची के माध्यम से? तो ये सेवेंथ शेड्यूल के, यानी सातवीं अनुसूची के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो यूनियन लिस्ट आती है, यानी केंद्र सूची, इसमें कौन कौन से विषय इंक्लूड होते हैं? तो इसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व वाले विषय होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। अब वो विषय कौन से हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं? तो इसमें क्या आ जाता है? डिफेंस आ जाता है, रक्षा मंत्रालय, फॉरेन अफेयर्स आ जाता है, यानी विदेशी मामले जो होते हैं, और रेलवे आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन यानी संचार की सेवाएं आ जाती हैं, और करेंसी यानी मुद्रा भी इसी में आ जाती है। ये सारे विषय किसके हैं? यूनियन लिस्ट के हैं, ठीक है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। और ये जो सारे विषय भी बताए गए हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, है ना, इन सारे विषयों पर अगर कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो केवल पार्लियामेंट ही बना सकता है, और कोई नहीं। द स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स। जो स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं? तो जैसे पुलिस है, एग्रीकल्चर यानी खेती, कृषि कह लीजिए, इरिगेशन सिंचाई, पब्लिक हेल्थ जनता का स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ इसको बोलते हैं, जन स्वास्थ्य, एंड लोकल गवर्नमेंट, और जो क्षेत्रीय सरकार होती है, वेयर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू मेक लॉज। यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यानी जो राज्य की विधायिका होती है, विधानमंडल होता है, वहाँ पर लॉ बनाया जाता है, यानी कानून बनाने की पावर जो होती है, किसको होती है? स्टेट लेजिस्लेचर्स को होती है। द कॉन्करेंट लिस्ट, और जो कॉन्करेंट लिस्ट आती है, समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची में क्या होता है? तो इसमें कंटेन सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं शामिल होते हैं? तो इसमें एक तो एजुकेशन आ जाता है, फॉरेस्ट यानी जो जंगल वन विभाग है ना, मैरिज यानी शादी, एडॉप्शन किसी को गोद लेना, एंड ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस का मतलब होता है व्यापार के लिए जो यूनियन बनाई जाती है, वो सब, और ऑन विच बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन लेजिस्लेट। यहाँ पर देखिए दोनों लोग मिल करके कानून बनाते हैं, एक तो पार्लियामेंट और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधायिका है वो, और जो संसद है वो, ये दोनों मिल करके यहाँ पर जो है अपने नियमों को या अपने रूल्स को बनाते हैं। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, और यदि किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है, विवाद होता भी है, तो द लॉ मेड बाई पार्लियामेंट जनरली प्रिवेल्स। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है, उसी को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, उसी को जो है बड़ा माना जाएगा। किसको? पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया होगा। द डिवीज़न ऑफ पावर्स प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। ये जो पावर्स का डिवीज़न होता है, ये क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है।
और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़ों को रोक देता है और सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है किस चीज़ को, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी निश्चल, यानी बिना किसी छल कपट के जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो प्रशासन हो, उसको बड़े शालीनता से, बड़े सज्जनता से उसको प्रशासन को चलाया जा सके। और प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ स्टेट, और जो स्टेट के यानी राज्य सरकार के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा भी करना। एंड स्ट्रेंथन्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघवाद का ढांचा, उसको भी ये मजबूत करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, क्षेत्रीय सरकार होती है, उसके महत्व को समझाना है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके लिए जो सबसे इसेंशियल पार्ट, आवश्यक हिस्सा है, वो कौन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो क्षेत्रीय सरकार है। और इट अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर ओन विलेज एंड टाउन्स। ये क्या करता है, अपने गाँव में, अपने कस्बों में जो प्रशासन है, उस प्रशासन में लोगों की भागीदारी को डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी में जाने की अनुमति देता है, किसको, लोगों को। पंचायत फंक्शन इन रूरल एरियाज, जो पंचायतें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्य करती हैं, और वाइल म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स इन अर्बन एरियाज, जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज, ठीक है, उनमें जो नगर पालिकाएँ होती हैं या महापालिका निकाय जो होते हैं, वो वर्क करते हैं। गाँवों में पंचायतें और नगर पालिकाओं में और महानगर पालिका निकाय जो होते हैं, इनमें, ठीक है, ये लोग जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, नगर पालिका, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है यानी महापालिका निकाय, ये कहाँ काम करते हैं, अर्बन एरियाज़ में, यानी शहरी क्षेत्रों में। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट civic services such as sanitation, drinking water, roads, street lighting, public health and waste disposal। ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो संस्थाएं जो हैं, ये क्या कराती हैं, प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट सिविक सर्विसेज, ये जो महत्वपूर्ण जो नागरिकों के लिए सेवाएं हैं, नागरिक सेवाएं हैं, उनको जो है प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि स्वच्छता हो गया, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हो गया, जो पीने के लिए पानी आता है, और रोड्स है, सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग, सड़कों पर लाइट लगवाना, और पब्लिक हेल्थ, और वेस्ट डिस्पोजल, बेकार की चीज़ों को जो है डिस्पोज किया जाए, है ना, बर्बाद जो चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें जो हैं, उनको नष्ट किया जाए, इन सब चीज़ों में वर्क करती हैं। कौन, जो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। द 73rd and the 74th constitutional amendments give constitutional status to these local bodies and ensured regular elections। देखिए, जो 73वां और 74वां संविधान का संशोधन हुआ, इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया, यानी संवैधानिक जो है ओहदा दे दिया, पद दे दिया, किसको, दीज लोकल बॉडीज़, इन लोकल सरकारों को, और इंश्योर कर दिया, सुनिश्चित कर दिया, रेगुलर इलेक्शन, कि नियमित रूप से चुनाव होंगे। रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शन, की जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन होगा, आरक्षण होगा, और जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर जो वर्ग के लोग हैं, उनको भी जो है आरक्षण मिलेगा। एंड फाइनेंशियल पावर्स, और वित्तीय जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनको भी जो है सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स अंडरस्टूड लोकल नीड्स, की जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो लोकल नीड्स को समझती हैं। भाई, जो लोकल क्षेत्रीय सरकार है वो क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझती है, बेटर देन हायर अथॉरिटी, यानी जो उच्च अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, कौन, जो लोकल मतलब गवर्नमेंट है, उच्च अधिकारियों से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है, भाई हमारे संग में जो रहता है, हमारे क्षेत्र का जो बंदा हो, वो हमको ज़्यादा समझेगा, या हायर अथॉरिटी ना, तो हायर अथॉरिटी जो है वो हमको अच्छे से नहीं समझ सकता है, हमको जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। एंड कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली, और वही बहुत अधिक देखा जाए प्रभावी ढंग से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता है। दे प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी
वाइल सपोर्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही जो सरकारें हैं ये क्या करती हैं, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, यानी ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती हैं, यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं, और अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही होती है ना, उसको भी, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता का जो पार्टिसिपेशन होता है सरकार बनाने में, जो सहभागिता होती है, एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी, और जड़ से जो है सरकार को या सॉरी लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, एंड वाइल सपोर्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यही हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास को जो है सपोर्ट करती हैं, कौन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डज फेडरलिज्म प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में अनेकता में जो एकता है उसको प्रमोट करता है कौन, फेडरलिज्म। तो फिर कैसे, हाउ, तो इसका आंसर क्या देखिए, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड रीजनल डाइवर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ग्रेट, बहुत ज़्यादा, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई विभिन्नता है, धार्मिक विभिन्नता है ना, रिलीजियस, और रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विभिन्नता है, यानी सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है भारत में। और फेडरलिज्म हेल्प्स मेंटेन यूनिटी बाय डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म है, संघवाद जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच पावर्स को डिवाइड कर देता है, और इस यूनिटी को बनाए रखता है, एकता को बनाए रखता है। द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर नेशनल मैटर्स। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यानी केंद्र सरकार, वो नेशनल मैटर्स जो होते हैं उनके मामलों को देखती है, राष्ट्रीय मुद्दों के मामलों को देखती है, वाइल द स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज रीजनल इश्यूज। जबकि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, अपने प्रादेशिक जो रीजनल इश्यूज हैं, यानी प्रादेशिक मुद्दे हैं, उनको मैनेज करती है अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। जो उसकी लोकल नीड्स होती हैं, क्षेत्रीय आवश्यकताएं होती हैं, उनके अनुसार। ठीक है। और दिस बैलेंस इनेबल्स डिफरेंट स्टेट्स, और यही जो बैलेंस है, यही जो संतुलन है, ये क्या है, इनेबल करता है, योग्य बनाता है डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों को, किस लिए, टू प्रिजर्व दियर लैंग्वेज, कि वो अपने लैंग्वेज को सुरक्षित रखें, कल्चर, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखें, एंड ट्रेडिशन, और अपनी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको सुरक्षित रखें, वाइल रिमेनिंग पार्ट ऑफ वन नेशन। और जबकि ये सारे लोग एक ही राष्ट्र का जो है, एक ही देश का हिस्सा भी बने रहें। ठीक है। और फेडरलिज्म रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ ईच गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म है ये क्या करता है, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये झगड़ों को भी जो है कम कर देता है, बाय क्लियरली डिफाइनिंग द पावर्स, भाई स्पष्ट रूप से क्या करता है, पावर्स को डिफाइन कर देता है, जो शक्तियां हैं उनको परिभाषित कर देता है। किसकी शक्तियां, ईच गवर्नमेंट, हर सरकार की जो शक्तियां हैं उसको स्पष्ट रूप से पहले ये तो परिभाषित कर देता है कि भाई केंद्र सरकार की क्या पावर होगी, राज्य सरकार की क्या पावर होगी, लोकल सरकार जो है उसकी क्या पावर होगी, है ना। इनकी पावर्स को पहले परिभाषित कर देता है। एंड इनकरेजिंग कोऑपरेशन, और फिर क्या करता है, इनकरेज करता है, यानी प्रोत्साहन देता है, या कह लीजिए बढ़ावा देता है, किसको, कोऑपरेशन को, यानी सहयोग की भावना को। इट आल्सो स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, इसने क्या किया है, एक तो ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ देती है, यानी बल देती है। कैसे, तो बाई ब्रिंगिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। इससे क्या होता है कि जो सरकार होती है वो लोगों के क्लोज, यानी संपर्क में आती है, पास में आती है, थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और किसके माध्यम से आती है, तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, क्षेत्रीय सरकार होती है, उसके माध्यम से जो उच्च सरकार होती है वो लोगों के संपर्क में आती है। और बाई रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, और जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसकी रेस्पेक्ट भी करती है, प्रोटेक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट। और भाई डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट देने के बावजूद या देने के साथ साथ जो हमारी रीजनल इंटरेस्ट हैं, जो हमारी क्षेत्रीय रुचियां हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है। और इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन, और लोगों की समान सहभागिता को भी सुनिश्चित करती है। एंड प्रोमोटिंग कोऑपरेशन एमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनके बीच में कोऑपरेशन की भावना को प्रमोट करती है, यानी सहयोग की भावना को प्रमोट करती है। और फेडरलिज्म स्ट्रेंथन्स नेशनल इंटीग्रेशन। जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, यानी बल देता है, किसको, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को। एंड कंट्रीब्यूट्स, और योगदान देता है,
टू द ओवरऑल प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की जो स्टेबिलिटी है और जो इसकी प्रोग्रेस है वो ना ओवरऑल प्रोग्रेस, यानी हर क्षेत्र में इसकी प्रोग्रेस हो और इसकी जो महत्वाकांक्षा है वो बनी रहे। सो गाइज, ये हमारे कुछ डिटेल क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, फेडरलिज्म के। आप लोग इन चैप्टर्स को एक बार राइट करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको आशा करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर के सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।